Morning, good afternoon, good evening to all my dear students. I am CS Shweta and today is the second class of Labor Code. तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था इवैल्यूएशन ऑफ लेबर लेजिस्लेशन एंड नीड ऑफ लेबर कोड राइट सो टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद लेबर कोड as you can see we have the topic today is reforms proposed by new labor codes. सो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि 4 लेबर कोड सेकेंड नेशनल कमीशन ने प्रपोज किए कि 4 और 5 लेबर कोड्स होने चाहिए कि सारे जो लेबर से रिलेटेड लेजिस्लेशन है उनको ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए अंडर 4 और 5 हेड्स राइट. सो हमारी गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड्स प्रपोज करे जिसमें से एक जो है वो 2019 में पास हुआ था और जो दूसरा बाकी 3 लेबर कोड्स जो हैं वो 2020 सितंबर में पास हुए थे. सो कौन से 4 लेबर कोड्स हैं? पहला है कोड ऑन वेजेस राइट. सेकेंड है हमारा कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड दैट इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड. देन सोशल सिक्योरिटी कोड एंड देन वी हैव इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड राइट. तो ये चारों कोड गवर्नमेंट ने प्रपोज करे थे और हर एक कोड के एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एक नहीं मतलब काफी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके कोर्स में है. लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इस सोशल सिक्योरिटी कोड के आप फीचर्स बताइए, आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड के फीचर्स बताइए, या अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सारे कोड के आप फीचर्स बताइए. तो ये आपको देखना है. आपको अगर सारे कोड्स के फीचर्स लिखने को आते हैं एग्जाम में कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ लेबर कोड्स, तो हमें फीचर्स ब्रॉडली लिखने हैं ठीक है, जिसमें हम चारों में से जो उठाना चाहें वो हम कोड का फीचर बता सकते हैं. अगर एक पर्टिकुलर कोड का फीचर आता है तो उसमें आपको देखना है फिर आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं राइट. अब 6 नंबर के क्वेश्चन में अगर आ जाए कि आप चारों लेबर कोड के फीचर्स बताइए ठीक है, तो आप हर एक लेबर कोड के 6 फीचर्स तो नहीं बताएंगे ना. 6 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से आप 3 फीचर या 4 फीचर बता देंगे राइट. तो उस टाइम में आपको देखना है कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको कितना आंसर लिखना है. क्योंकि लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स आस्क मी आपने तो लेबर कोड्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कराए हैं, हमें सारे लेबर कोड पूछा है तो हम इतना बड़ा आंसर लिखें. तो आपको मार्क्स के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको कितने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं. आज की क्लास में हम सारे कोड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. And trust me on this that you will be able to remember them. Because याद करना मुश्किल है ना, हमें लेबर कोड समझ में आ गया बट हमें कैरेक्टरिस्टिक्स याद करना है. क्योंकि आई ऑलवेज टेल यू दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग, you need to learn and then you also need to do the writing practice. ठीक है ना, ये तीनों चीजें चाहिए होती हैं टू गिव अ लॉ पेपर राइट. अभी अगेन आई गिव यू अ डिस्क्लेमर कि आपको सब कुछ नहीं लिखना, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है स्कैनर में आए हुए क्वेश्चंस तो उनको हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे. अंडरस्टैंड एंड लर्न तो मैं आपको कराऊंगी, ये आपको खुद करना है. ये मैं आपके बिहाफ पे नहीं कर सकती, चाहकर भी नहीं कर सकती. आपका कोई फायदा नहीं होगा अगर मैं राइटिंग प्रैक्टिस करूं, क्यों आपको ही करना है राइटिंग प्रैक्टिस ठीक है. तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अंडरस्टैंड तो आप कर लेते हो, ये चीज थोड़ा मुश्किल हो जाती है. और काफी बच्चे बोलते हैं कि मैम हमसे ना लर्न नहीं हो रहे, कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न नहीं होते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन लाइक वेजेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक था या दूसरे कोड सोशल सिक्योरिटी कोड का क्या कैरेक्टरिस्टिक था. No problem. In today's class, we are going to learn the characteristics via PPT, via pictures and everything, and we'll do the keywords also. So those pictures, presentation and keywords will help you to learn the characteristics of different codes, right? तो फिर हमसे एग्जाम में कुछ भी पूछ ले हम कर लेंगे. तो ये आपका चैप्टर है, ये आपका टॉपिक है रिफॉर्म्स प्रपोज्ड बाय न्यू लेबर कोड एंड दिस इज माय नेम. आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन. हमें पता है मैम, वी आर वेरी इंटेलिजेंट. सो लेबर कोड 29 लेबर लेजिस्लेशन, आपने बोला था 50 से ऊपर है, सेंट्रल स्टेट मिला के 50 से ऊपर लेजिस्लेशन हैं, लेकिन 29 ऐसे लेबर लेजिस्लेशन हैं बड़े बड़े जिनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है. 4 लेबर कोड्स में उनको ऑर्गेनाइज करा गया है. पहला है कोड ऑन वेजेस, देन वी हैव ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड right, then we have industrial relation code and then we have social security code.
अच्छा, देन का मतलब ये नहीं कि इसी हायरार्की में आपको याद करना है। कोड ऑन वेजेस में पहले इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पहले वो पास हुआ था 2019 में, बाकी तीनों 2020 में पास हुए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहले हमें ये पढ़ना है या उसके बाद ही वो पढ़ना है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। आपके लेजिस्लेशंस को, आपके एक्ट्स को डिवाइड करा गया 4 कोड्स में, और ये चारों कोड आपके सामने है। डिवाइड क्यों करा, क्या नीड थी, क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या फायदा मिला, ये सब हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। ठीक है, आज तो हम बात करने वाले हैं चारों लेबर कोड्स के बारे में, जिसमें से पहला है कोड ऑन वेजेस 2019। 2019 क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि 2019 में पास हुआ था। बहुत सिंपल लॉजिक है। अ कोड, दिस इज अ कोड। अच्छा, हम इसको एक्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं? why are we calling it a code? डिफरेंस है भाई, ये एक्ट का कंसोलिडेशन है। मतलब इतने सारे एक्ट हमारे देश में है, लेबर लॉ जो लेबर लेजिस्लेशंस कहलाए जाते हैं, इतने सारे एक्ट हमारे देश में है। उन एक्ट्स को हमने इकट्ठा करके एक वो दे दिया है, एक हेड दे दिया है, विच इज कॉल्ड एज अ कोड। तो जितने भी एक्ट वेजेस को लेकर है, सर ध्यान से पढ़िए। अ कोड टू अमेंड, ये कैसा कोड, कोड ऑन वेजेस क्या है? एक ऐसा कोड है जो अमेंड करता है और कंसोलिडेट करता है लॉज relating to wages and bonus and matters that are incidental thereto, connected with, therewith, or incidental thereto. तो जो भी matters which are related to wages, any incidental laws which are related to wages are under Code on Wages 2019. 4 big labor laws have been amalgamated का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, into minimum wages code. Due to this, for the first time, all workers have got the right to minimum wages. कह रहे हैं कि देखो, यही तो एक मेन मकसद था ना, इतने सारे वेजेस को लेके एक्ट हैं, तो हर एक एक्ट का जो इम्प्लीकेशन होता था, एक इफेक्टिव क्या बोलेंगे आप, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती थी, वो ठीक से हो नहीं पाती थी। सो जितने भी एक्ट्स वेजेस को लेकर हैं, जितने भी एक्ट्स बोनस को लेकर हैं, उनको कोड ऑन वेजेस के अंदर ले आए हैं। और ऐसा करने से एक मिनिमम वेजेस एक्ट में बड़ा अच्छा रिफॉर्म आया, जिससे मिनिमम वेजेस अब हर वर्कर के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विथ कोड ऑन वेजेस। जस्ट अ सेकेंड। यस, तो आगे बढ़ते हैं कोड ऑन वेजेस के बारे में। तो हम पढ़ रहे हैं कीवर्ड्स। क्यों पढ़ा रहे हो कीवर्ड्स? क्या जरूरत है कीवर्ड्स पढ़ने के लिए? क्या हमें एग्जाम में लिखनी है? बिल्कुल नहीं लिखनी है। कीवर्ड्स ये मैंने खुद बनाए हैं ताकि आपको सो दैट व्हेन यू जस्ट सी दिस पेज, आपको याद आ जाए कैरेक्टरिस्टिक्स। Keywords are the words which have been used in your characteristic of code on wages. This will help you to learn the moment at the time of revision or just before entering the examination hall. मतलब ऐसे तो बच्चे लेके नहीं जाते वैसे बुक्स पढ़ के, ऐसे पढ़ते पढ़ते बस एग्जामिनेशन के दरवाजे में पैर रखने से पहले जो ऐसे रीड करते हैं, अगर आप देखोगे तो एकदम सारी चीजें एकदम याद आ जाएंगी। ऐसे करना नहीं है। वैसे तो आई डू नॉट प्रेफर, आई डू नॉट एडवाइस, इनफैक्ट आई ऑलवेज से जस्ट बिफोर एग्जाम कुछ मत पढ़ो, रिलैक्स करो, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखो। एकदम लास्ट मोमेंट पे कोई लाइन रीड करने से ज्यादा फायदा नहीं होता। शायद अगर किसी को हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई फील कि थोड़ा सा कूल रहना चाहिए जस्ट बिफोर एग्जाम्स। ठीक है, तो लेकिन आप जब रिवाइज कर रहे हो, सो दीज टाइप ऑफ कीवर्ड्स विल हेल्प यू टू लर्न राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो क्या क्या कीवर्ड्स हैं? वेजेस, इंस्पेक्टर्स कम फैसिलिटेटर्स, एडवाइजरी बोर्ड्स, एपेलेट अथॉरिटी, रीजनल डिस्पैरिटी। चलो ठीक है, कीवर्ड्स तो पढ़ लिया, पढ़ते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा नहीं रही हूं मैं, तो मैं दिखा रही हूं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है सैलरी एंड वेजेस। ओके, वेजेस, इक्वल रेम्यूनरेशन, पेमेंट एंड बोनस के बारे में बात करी गई है कोड ऑन वेजेस में। स्टूडेंट्स जब आप इस चीज को स्टडी मटेरियल, अपनी स्टडी मटेरियल ओपन करोगे ना, और उसमें कोड ऑन वेजेस का कैरेक्टरिस्टिक वाला टॉपिक देखोगे, तो आपको दिखेगा ये लाइन कि आपके कोड ऑन वेजेस में दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड वेयर दे हैव टॉक्ड अबाउट
कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है कि कोड ऑन वेजेस तो बहुत बड़ा है, सारा थोड़ी ना पढ़ना है हमें, पूरा कोड थोड़ी ना पढ़ना है, हम तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि इस कोड ऑन वेजेस में क्या क्या बातें करी गई हैं। सो पहली बात जो करी गई है वो ये है कि अगेन पहली नहीं, मतलब मैं इस स्लाइड में पहली बात ये कर रही हूँ कि पहला कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है कि कोड ऑन वेजेस में बात करी गई है अबाउट वेजेस, इक्वल रेम्यूनरेशन, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड बोनस, राइट। उसके बाद बात करी गई है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में, वेजेस की सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, इसके बारे में बात करी गई है। अभी तुम्हारी किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे पिक्चर्स और कीवर्ड्स के साथ आपको इजिली बता रही हूँ कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके कोड ऑन वेजेस में, क्योंकि इन सब के बारे में बात करी गई है कोड ऑन वेजेस में, ठीक है। कोड ऑन वेजेस में वेज सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में बात करी गई है, राइट। अभी तो मैम वो तो सोशल सिक्योरिटी कोड में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सोशल सिक्योरिटी और वेज सिक्योरिटी में फर्क है। वेज सिक्योरिटी मीन्स कि भाई एक वर्कर जो है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वेजेस कमा रहा है, तो वेजेस की सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि वेजेस उसको टाइमली मिल जाए, पेमेंट हो जाए, वेजेस में से कुछ डिडक्शन ना हो अनऑथराइज। तो ये सारी सिक्योरिटी की बात यहाँ कोड ऑन वेजेस में भी करी गई है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक चीज के बारे में बात एक कोड में करी गई है तो दूसरे कोड में नहीं करी जा सकती। सोशल सिक्योरिटी कोड का तो मकसद ही सोशल सिक्योरिटी है, तो वहां तो सोशल सिक्योरिटी के बारे में ही बात है, लेकिन यहाँ पे भी वेज सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के बारे में जिक्र है, राइट। देन टॉक्ड अबाउट, क्या दिख रहा है फोटो में, इक्वल रेम्यूनरेशन। In code on wages they have talked about equal remuneration that needs to be paid to men and women, right? Equal work for equal pay for equal work. There shall be no discrimination at all with respect to any gender, that men is paid more or women is paid less, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में बात करी गई है कोड ऑन वेजेस में। देन कोड ऑन वेजेस में बात करी गई है वेजेस बाय चेक। अब वर्कर्स को भी चेक दिए जाएंगे। देखिए अभी तो एकदम डिजिटल इकोनॉमी हो चुका है हमारा, वी आर लाइक इनटू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सो मच, वी हैव आईटी लॉ राइट इन आवर कंट्री। तो कह रहे हैं कि वेजेस को भी चेक द्वारा पे करी जा सकती है। इनफैक्ट आपने डिमोनेटाइजेशन से पहले देखा था कि हर किसी का, वैसे भी वर्कर एट एवरी लेवल नाउ हैविंग अ बैंक अकाउंट इज अ बेसिक नेसेसिटी, right? And so our reform is there, a characteristic of code on wages says that the wages shall be paid by check. इससे क्या है, अगेन जो फायदे ऑनलाइन पेमेंट के हैं वो सारे हर लोगों को मिलने चाहिए। लेबर को भी फायदा मिलना चाहिए कि उनका भी बैंक अकाउंट हो, जिससे उनको और बहुत सारे एमिनिटीज मिल जाते हैं। एंड आपने सुना होगा कि सरकार कह रही है अकाउंट खुलवाओ, आपके पैसे इतने क्रेडिट होंगे, आपको ये पैसा दिया जाएगा। तो ये सब चीजें बैंक अकाउंट होने पे होती हैं। तो वेजेस भी बाय चेक देने की बात करी गई है। गारंटी और मिनिमम वेजेस के कोड ऑन वेजेस में मिनिमम वेजेस जो पहले शायद कुछ एस्टैब्लिशमेंट के लिए था, लेकिन आप कह रहे हैं कि एवरी वर्कर शैल गेट मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस स्टूडेंट्स कैलकुलेट कैसे होती है वो मिनिमम वेजेस एक्ट में बात करेंगे हम, लेकिन मिनिमम वेजेस के लिए ये सबका हक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो कि नहीं ये इतना वेजेस ठीक है, नहीं। मिनिमम वेजेस होता है कि यहाँ इतना तो देना ही देना है वर्कर को, उसके बारे में बात करी गई है। रिव्यू ऑफ मिनिमम वेजेस रिवाइज भी होनी चाहिए ना। अब तुम देखो, अभी तुम्हारी सपोज पॉकेट मनी है, तुम्हारे मॉम डैड से तुम पॉकेट मनी लेते थे, अब तुम CS पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारा भी लेवल बढ़ गया कि अब हमारी पॉकेट मनी ज्यादा हो जानी चाहिए। वैसे मैं आजकल देखती हूँ बच्चे पॉकेट मनी कमाते नहीं है, मतलब पॉकेट मनी ही नहीं लेते हैं, दे आर अर्निंग समथिंग इटसेल्फ। इतने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इतने चीजें हैं, मैं सुनती हूँ बच्चे इतना अर्न कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम पेमेंट ऑफ वेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट भी है, एक मिनिमम वेजेस एक्ट भी है, दोनों एक्ट आप पढ़ेंगे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बोलता है कि पेमेंट टाइमली होना विदाउट एनी अनऑथराइज्ड डिडक्शन। अब एम्प्लॉयर क्या करते हैं ना, वर्कर सिंस वो उनकी इतनी से नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो आवाज नहीं उठा पाते हैं, तो इस चीज का फायदा उठाया जाता है। एम्प्लॉयर जो है ना वो अनऑथराइज डिडक्शन करता है, ये पैसे काट लेंगे, तुमने ऐसे करा, इस चीज के पैसे कटते हैं, इस चीज के पैसे कटते हैं। सो वर्कर्स को ये चीज बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। तो उसके बारे में भी कोड ऑन मिनिमम वेजेस कोड ऑन वेजेस में बात करी गई है कि पेमेंट ऑफ वेजेस,
नीड्स टू बी देयर। रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी, अब ये क्या होता है, देख रहे हो एक रीजन ये दिख रहा है, एक रीजन ऐसा दिख रहा है, तो रीजनल डिस्पैरिटी क्या होता है कि जैसे एक जगह पे वर्कर है, वर्कर माइग्रेट करते हैं अपनी जगह से दूसरे शहर में आके काम करते हैं, तो क्या है ना, उनके साथ रीजनल भेदभाव भी करा जा सकता है, जो नहीं होना चाहिए। कोड ऑन वेजेस में ये बात करी गई है। अब आप बोलोगे मैम ऐसा भी होता है, यस ऐसा होता है। आप उन चीजों को नहीं देखते हैं जो चीजें एज अ रूट कॉज काम कर जाती हैं किसी क्षेत्र में। तो अगर आपको लग रहा है, आपको बच्चे बहुत बार मुझसे पूछते हैं मैम रीजनल डिस्पैरिटी होता है, यस होता है। अब जिसके साथ होता है या जिस सेगमेंट में होता है वो उनको पता है ना, आपको नहीं पता है, लेकिन यस होता है। पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर अंडर न्यू लेबर लॉज, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंस्पेक्टर्स तो पहले से चलते आ रहे हैं, हर एक्ट में हम सुनते हैं इंस्पेक्टर है, उनकी ये पावर्स हैं। कोड ऑन वेजेस कहता है कि इंस्पेक्टर्स को पावर, इंस्पेक्टिंग पावर्स तो है ही है, प्लस या inspectors come facilitators now, because lot of times now inspectors were always seen like कि इंस्पेक्टर है हम पे फाइन लगा देगा, यू नो एक हैवोक डर का माहौल हो जाता है। बट इन न्यू लेबर लॉज, इन न्यू कोड ऑन वेजेस, इंस्पेक्टर्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज फैसिलिटेटर्स। दे बिफोर इन before levy any kind of penalty or fine, they will act as a facilitator कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको मतलब एक फैसिलिटेटर का काम क्या होता है, एडवाइस करना, उनको मदद करना, ठीक है। rather putting all the fines of the लॉज, आपको मदद करनी चाहिए एस्टैब्लिशमेंट्स की कि कैसे वो और लेबर लॉ को फॉलो कर सके, rather putting fines on them। तो इंस्पेक्टर्स आर नाउ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स इन न्यू लेबर कोड। रिड्रेसल ऑफ अपील्स, अपीलेट अथॉरिटी बनाई गई है कि वेजेस को लेके अगर कोई भी अपील आती है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उसका एक अच्छा रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाए, ऐसा कोड ऑन वेजेस में बात करी गई है। कोड ऑन वेजेस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड्स रूल्स 2021, तो नए एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए गए हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल्स पे, सो दैट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस कर सके। किस चीज को लेके एडवाइस करना है, वेजेस को लेके, पेमेंट ऑफ वेजेस के कुछ नए रूल्स बनाने हैं, मिनिमम वेजेस के बनाने हैं, परमिसिबल इंटरप्शंस या डिडक्शंस के बारे में कोई न्यू रूल्स बनाने हैं। तो दीज एडवाइजरी बोर्ड्स आर working at central level also and state level also. So these advisory boards are established at both central and state level under code on wages, right? उसके बाद आ रहा है प्रोसीजर फॉर हियरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम इन मिनिमम वेजेस। तो यहाँ कह रहे हैं कि पहले क्या होता था ना कि आपका एक्शन, प्रोसीजर फॉर हियरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम्स, जो भी क्लेम्स आते थे वेजेस को लेके, पहले बोला जाता था कि 6 महीने के अंदर आ जाओ, अब कह रहे 3 साल के अंदर भी आ सकते हो। अगर आपके साथ कुछ भी, आप पीड़ित हो, आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, तो आप 3 साल के अंदर अंदर आके क्लेम कर सकते हो उस चीज को, ठीक है ना, कि मेरे को मिनिमम वेजेस नहीं दी गई, या मेरे को ये पेमेंट ऑफ वेजेस टाइम पे नहीं हुई। जो जैसे होता है ना, अब लेबर को लॉ नहीं पता, लेकिन जब पता चला तो समय निकल गया क्लेम करने का, तो क्लेम का समय बढ़ा दिया गया और बोला गया कि लेबर कभी भी इस 3 साल के समय तक क्लेम करने आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू एनी रिड्रेसल ऑफ एनी डिस्प्यूट और क्लेम, राइट। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे कोड ऑन वेजेस के। फोटो बना के नहीं आनी है, कीवर्ड लिख के नहीं आना है, पूरा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर लिखना है, ठीक है। लिखना मैम कैसे लिखे, हाथों से लिखना है, तो लर्न करना पड़ेगा। तो लर्न करने के लिए तो तुम्हारी टीचर ने तुम्हें इतने इजी, तुम्हारे लिए इजी कर दिया ना लर्न करना। अभी लर्न करके लिखना कैसे है, आपके स्टडी मटेरियल में इसी को एक्सपैंड करना है। इक्वल रेम्युनरेशन जैसे इक्वल रेम्युनरेशन, द प्रोविजन ऑफ इक्वल रेम्युनरेशन इज कंसिडर्ड अंडर कोड ऑन वेजेस, वेजेस बाय चेक इज प्रपोज्ड अंडर कोड ऑन वेजेस। मतलब आप समझ रहे हो कि शब्द तो यही है ना, इनके बारे में ही बात करी गई है, बट थोड़ा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक जैसे लिखते हैं। आपके स्टडी मटेरियल में लिखे हुए हैं ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने उनको कीवर्ड और पिक्चर से यहाँ पे रखा है सो दैट आपको लर्न हो जाए। आई होप ये आप जैसे ही देखोगे द फर्स्ट ग्लिम्स, अभी क्या है बच्चों को रीड करना बड़ा वो लगता है, रीड करो एंड रीड करके वो याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट ये पिक्चर ऐसे याद रखना। आप एग्जाम में कभी सोचेंगे, बहुत सर्वे या स्टडीज होते हैं, या साइकोलॉजी में अगर आप स्टडी करें तो ऐसी बात बहुत बार सामने आती है कि हमारा दिमाग ना पिक्चर और कलरफुल चीजें ज्यादा याद रखता है। तभी तो हमें मूवीज कभी भूलती नहीं, सीरियल का एक एक सीरीज का या मूवीज का एक एक डायलॉग, एक एक सीन हमें याद रहता है।
है ना। ये पिक्चर्स, ये कलरफुल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ज्यादा याद रहती है दिमाग में। तो आप ये देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा सब कुछ। रीड आपको वो पॉइंट्स ही करने हैं आपके स्टडी मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। और जो नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी मैं, उसमें भी डिटेल में लिखा है, ये सब पीपीटी फॉर्म में ऐसा दिया गया सो दैट इट इज इजिली रिमेंबर्ड बाय यू, राइट। अगला कोड है स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। व्हाट डू मीन बाय इंडस्ट्रियल रिलेशन? ये एक ऐसा कोड है, ये आप देखना, ये पहली लाइन सेम ही है, हर एक कोड के बारे में ऑलमोस्ट सेम बोल रहा है। ये एक ऐसा कोड है जो कंसोलिडेट और अमेंड करता है लॉज रिलेटिंग टू, ये अलग है, उसमें रिलेटिंग टू वेजेस था, वेजेस कोड में। यहाँ क्या है, रिलेटिंग टू ट्रेड यूनियन, condition of employment in industrial establishment or undertaking, investigation and settlement of industrial dispute and for matters connected therewith or incidental thereto। तो जो भी बातें ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल रिलेशन कब अच्छे, रिलेशन में क्या होगा, वर्कर और एम्प्लॉयर का अगर रिलेशन अच्छा होगा तो डिस्प्यूट अराइज नहीं होंगे, डिस्प्यूट अराइज नहीं होंगे तो डेफिनेटली कॉर्डियल चलेंगी चीज, हार्मोनियस चलेंगी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी बनी रहेगी। तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, कहने को एक छोटा सा डिस्प्यूट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एस्टैब्लिशमेंट में, वो हवा फैल जाती है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन कर रही है उसकी प्रोडक्शन पे प्रॉब्लम आ सकता है, उनके एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, उनके दूसरे इंडस्ट्रीज को अफेक्ट हो सकता है। तो एक डिस्प्यूट जो एक एस्टैब्लिशमेंट से शुरू होते होते इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन गया, वो कितनी दिक्कत दे सकता है, राइट। सो वी हैव इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड दैट टॉक्स अबाउट टू मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, राइट। अगर आपसे एग्जाम में किसी भी कोड का कैरेक्टरिस्टिक पूछता है तो इंट्रोडक्शन यही लिखना है आपको, ठीक है। कोड ऑन वेजेस पूछ लिया अगर, तो कोड ऑन वेजेस का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंडस्ट्रियल कोड के फीचर्स लिखो, ऐसा पूछ लिया तो ये लिखेंगे आप। By amalgamating 3 labor laws into industrial relation code, the government has taken a step for safeguarding the interest of trade union as well as worker। यूनियन बनाई क्यों जाती है, ट्रेड यूनियन क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सो दैट वर्कर्स के साथ कुछ भी गलत ना हो सके, उनके राइट्स को वायलेट ना करा जाए। सो ट्रेड यूनियन के राइट्स और वर्कर्स के राइट्स और कैसे रिलेशन अच्छे रख सकते हैं, ये सब बात करी गई है इस कोड में। इन दिस कोड ऑल पॉसिबल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय इंडस्ट्रियल यूनिट्स and workers so that dispute do not arise in future। वही हम बात कर रहे हैं। तो इस कोड में 3 बड़े लेबर लॉज को जो जुड़े हुए हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन और डिस्प्यूट से लेके उनको इकट्ठा करा गया और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बनाया गया है, ठीक है। कीवर्ड्स, इसके कीवर्ड्स क्या है? डेफिनेशंस, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। अभी देखो, अगर आपको कीवर्ड्स याद करने में भी दिक्कत होती है तो आप सोचो इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे करने के लिए हमारी टीचर ने बताया था कि यूनियन, ट्रेड यूनियन होती है, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, और अगर डिस्प्यूट हो गया तो जल्दी रिजॉल्व होना चाहिए, नहीं तो पता ना आग कहाँ कहाँ फैल जाती है। डिस्प्यूट की आग एक एस्टैब्लिशमेंट से लेके इकोनॉमिकल ग्रोथ तक जा सकती है, ठीक है, इकोनॉमी तक जा सकती है। तो आपके डिस्प्यूट इतनी फैल ना जाए उसके लिए रिड्रेसल मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए। तो जैसे आप सुनो अपने कान में इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो आपको ट्रेड यूनियन जैसे शब्द और रिड्रेसल मैकेनिज्म, डिस्प्यूट, रिड्रेस, ये सब शब्द याद आ जाने चाहिए, ठीक है। चलिए और बात करते हैं क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के फीचर। डेफिनेशन ऑफ वर्कर, ये तो हर कोड में होगा, यस, बट इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में डेफिनेशन ऑफ वर्कर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि अलग अलग एक्ट में द डेफिनेशन ऑफ वर्कर इज डिफरेंट, विच हैज ऑलवेज गिवन अ राइट टू डिस्प्यूट। जैसे कोई वर्कर बोलता है मेरे साथ गलत हुआ है, तो उसको बोला जाएगा अरे तुम तो इस एक्ट में वर्कर ही नहीं हो, क्योंकि इस एक्ट के लिए, जिसके लिए तुम डिस्प्यूट राइज कर रहे हो, इस एक्ट के हिसाब से तुम तो वर्कर की डेफिनेशन में ही नहीं आते हो। तो बेचारा वर्कर डिस्प्यूट में आ जाता है, उसके राइट्स उसको समझ नहीं आते, उसके राइट्स को एनफोर्स नहीं कर पा रहा है। तो डेफिनेशन ऑफ वर्कर्स पे काफी ध्यान दिया गया है इन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। देन व्हाट इज फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट? फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये भी बहुत दिक्कत हो जाती है कि एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि आपको एम्प्लॉय करा गया, फिर निकाल दिया गया, टर्म फिक्स नहीं है, उस आधार पे आपको एक रेगुलर वर्कर का मतलब एक क्या बोलेंगे पोजीशन नहीं दी जा रही है एस्टैब्लिशमेंट में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में ना वो सारी बातों पे ध्यान दिया गया जिससे रिलेशन बिगड़ सकता है एम्प्लॉयर और वर्कर का, तो उन सारी बातों पे ध्यान दिया गया है ताकि डिस्प्यूट अराइज ना हो, और अगर अराइज हो भी गया तो रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में भी बात करी गई है।
तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो बड़ी बार नहीं देखी जाती है एस्टैब्लिशमेंट में, जिसकी वजह से वर्कर्स को डिस्प्यूट होता है, तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करी गई है। देन मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, मतलब कहोगे मैम ये रिलेशन कोड में ये क्या क्या बातें कर रहा है, मतलब व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट बेसिक्स, बेसिक्स को ठीक नहीं करेंगे वही तो डिस्प्यूट बन जाते हैं, छोटी बात का बतंगड़ बन जाते हैं, है ना। अभी चलो मैं कोई और दिन बात करूंगी, बता ही देती हूँ, ये छोटी बात को बड़ा बनाने वाली बात, एक इंस्टाग्राम की रील मैं ऐसे देख रही थी, तो उसमें आया कि अगर आपको अपनी रिपोर्ट चाहिए, मतलब एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट चाहिए, यू नो, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, नॉट इंटरेस्ट टू प्रैक्टिस बट वांट टू नो, राइट। सो कुछ था 499 रुपीज देकर आपके ना पूरा आपका रिपोर्ट आएगा, लाइक व्हाट इज द लकी कलर फॉर यू, लकी नंबर एंड व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव एंड एवरीथिंग। मैंने कहा बड़ा अच्छा है, चलो ये तो करेंगे, तो मैंने करा। आई टोल्ड माय हस्बैंड आल्सो कि यू नो आई हैव ऑर्डर्ड ऐसा ऐसा रिपोर्ट अपने बारे में, सो 2 दिन में इट विल 2 डेज में आ जाएगी मेल पे। वैसे तो उसको कुछ याद नहीं रहता, लेकिन ये बात उसको याद थी कि यू नो यू ऑर्डर्ड समथिंग एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट, व्हाट वाज देयर। मैंने कहा उसको याद था। तो जब वो रिपोर्ट आई ना, मैंने बताया नहीं अपने हस्बैंड को, क्योंकि मेरे बारे में बहुत बकवास लिखी थी उसमें। ये बात लिखी थी दैट यू पोसेस अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेकिंग अ मोल, यू कैन मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल, यस एज पर आई रिमेम्बर। उसमें इतनी बकवास लिखी थी मेरे बारे में कि जो एस्ट्रोलॉजर था ना, उसकी हिस्ट्री मैंने देखी, कहीं ये मेरे फ्रेंड का, मेरे हस्बैंड का फ्रेंड तो नहीं है कोई, इसने तो कोई ऐसे नहीं बताया लिखने को, इतनी बकवास लिखी थी। मतलब मुझे पढ़ के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि इतने खराब कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे में, है ना। बच्चे कहेंगे मैम आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप तो बहुत हेल्प करते हो हमारी, देख लो। पता नहीं उस एस्ट्रोलॉजर ने कितना खराब लिखा मेरे बारे में। तो सिंस मेरे हस्बैंड को याद थी वो रिपोर्ट, तो मैंने उसको बोला नहीं, मैंने कैंसिल कर दी। अगर उसको दिखा दी होती तो उसको एक वो मिल जाता, यू नो, एक वो एफिडेविट टाइप्स नहीं होता कि अरे आई गॉट अ डॉक्यूमेंट विच इज सर्टिफाइंग अबाउट यू, यू अंडरस्टैंड। तो इंडस्ट्री को यहाँ पे डिफाइन करा गया, क्योंकि बहुत बार यही बातों के डिस्प्यूट बन जाते हैं। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमिटीज बनाई गई हैं। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमिटी बोलती है जहां पे भी जिस एस्टैब्लिशमेंट 20 से ऊपर वर्कर है ना, रिड्रेसल कमिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो रिड्रेसल मैकेनिज्म कमीशन तक पहुंचे, कोर्ट्स लेबर कोर्ट्स तक पहुंचे, तो बहुत ज्यादा बात बढ़ जाती है। तो रिड्रेसल कमिटी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है तो बेहतर है, जल्दी रिड्रेसल हो जाता है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, वर्कर्स अंडर ESI स्कीम। वैसे तो ESI एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है, तो सोशल सिक्योरिटी कोड में इसके बारे में बहुत बात करी गई है, लेकिन अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना बीजेपी गवर्नमेंट ने निकाला था फॉर लेबर अपलिफ्टमेंट, की लेबर्स को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण, अटल बीमित का मतलब क्या होता है कि एक इंसान की सिक्योरिटी देखी जाए एज अ, क्योंकि वो एक डिस्प्यूट का मुद्दा बन जाता है कि आपको कभी भी निकाल दिया, आपको जैसे क्या ना, लेबर की बेचारे की डेवलपमेंट रुक जाती है। अभी लेबर को छोड़ो, अगर किसी भी इंसान को उसकी जॉब से निकाल दिया जाए तो वो दिक्कत तो होगी ना उस इंसान को, स्पेशली एट अ लेबर लेवल जहाँ पे इतनी सेविंग्स भी नहीं होती, उनकी कोई इतनी एक्स्ट्रा इनकम भी नहीं है, यू अंडरस्टैंड। सो दे आर अर्निंग वेरी लेस, इकोनॉमिक कैपेसिटी भी कमी रहती है उनकी। तो अटल बीमित कल्याण योजना है जिसमें एक वर्कर को एक ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, अगेन ये से ही जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट देता है। तो ये योजनाओं के बारे में बात करी गई है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में। देन रिट्रेंचमेंट, 15 डेज वेजेस फॉर रीस्किलिंग। यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे ही वर्कर्स को आप एम्प्लॉय करते हो या आप निकालना चाहते हो तो आप उनको रीस्किलिंग का ऑप्शन दीजिए। ऐसी बात इंडस्ट्रियलेशन कोड में करी गई है, क्योंकि ये भी मुद्दा बन जाता है। वर्कर को आपने निकाल दिया, आप भी मजबूर हो क्योंकि नई चीजें आ गई है, वर्कर पुराना है, वर्कर को नहीं आती वो नई चीजें, तो उसको रीस्किलिंग कराओ। ऐसी बातें करी गई है इंडस्ट्रियलेशन कोड में, क्योंकि ये चीजें वर्कर डिस्प्यूट बन जाती है। 4 वर्कर को निकाल दिया, 4 बड़े खास वर्कर, इनको निकाल दिया। अभी एम्प्लॉयर भी मजबूर है, क्योंकि एम्प्लॉयर कह रहा है नई मशीन आ गई, इन चारों को नई मशीन चलानी नहीं आती, तो बाकी सारे वर्कर वो हो गए हैं, रेज में आ गए हैं कि नहीं, इनको नहीं निकाल सकते, ये हम हमारे हक छीन रहे हैं, एम्प्लॉयर ऐसा है, वो बैनर्स निकाल देते हैं, स्ट्राइक पे चले आते हैं, अगेन डिस्प्यूट। तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना है।
उसके बाद ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट ने ट्रेड यूनियन को रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का खिताब दिया कि ट्रेड यूनियंस जो है इनके थ्रू डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाते हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स इन एस्टैब्लिशमेंट्स एंड इंडस्ट्री। सो ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करा गवर्नमेंट ने अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। देन इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स में जुडिशियल मेंबर के साथ साथ एडमिन मेंबर भी रखा गया, ताकि जुडिशियल मेंबर तो जुडिशियल नॉलेज रखता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होता है वो एक क्या बोलो रियल टाइम सिचुएशन बताता है जुडिशियल मेंबर को, जिससे जुडिशियल मेंबर सही फैसला ले सकते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स में चेंजेस लाए गए हैं। स्ट्राइक को प्रोहिबिट करा गया कि भाई आप अचानक स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हो, बिकॉज अचानक स्ट्राइक्स जो होती है ना वो बिल्कुल इंडस्ट्री को ऐसे कर देती हैं जिससे डेफिनेटली पूरा देश भी सफर कर सकता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री सफर कर सकते हैं, अगेन जीडीपी और सब बात चीजों पे भी बात जा सकती है। तो स्ट्राइक कहने को छोटी सी बात है, आप कहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ पे कंट्री के जीडीपी पे आ गए, लेकिन पड़ सकता है फर्क, बिल्कुल पड़ सकता है। ठीक है, तो स्ट्राइक जैसी चीजों को पे भी रूल्स बनाए गए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में कि जो स्ट्राइक है वो कम से कम नोटिस से दी जाए, सो दैट एम्प्लॉयर के पास भी समय हो। और स्ट्राइक ऐसा नहीं कि एकाएक आप बैठ गए दरवाजे गेट के बाहर, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि अरे लड़ाई होगी, चलो चलो सब स्ट्राइक पे चलो, उठ जाओ बाहर, चलो गेट के बाहर, नॉट लाइक दैट। चलिए, देन वी हैव पेनल्टी, प्रोवाइड पेनल्टीज ऑन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स एज नेसेसरी, सो दैट जो लॉ है वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में पेनल्टीज के बारे में, पेनल्टीज को काफी एनहांस करा गया। Having 300 or more workers take permission, पहले ये 100 था कि अगर आप ले ऑफ कर रहे हो या रिट्रेंच कर रहे हो, आप ले ऑफ का मतलब तो बंद कर देना ऑर्गेनाइजेशन, तो एस्टैब्लिशमेंट बंद करने के लिए इंडस्ट्री बंद करने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट को बंद करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी, अप्रूवल्स 100 वर्कर के ऊपर ही। जैसे 100 वर्कर से ऊपर हैं तुम्हारे और अगर तुम ले ऑफ करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, टेम्पररी या परमानेंट, तुम्हें गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है। पर अभी 100 से क्या हो गए हैं 300, ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। अभी देखो 4 4 8 9 10 11 फीचर्स के बारे में हमने बात करी। आपके एग्जाम में 6 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू रिमेंबर 6 तो इसमें से, है ना। चलिए, नेक्स्ट कोड कौन सा है हमारा, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी बहुत ही बढ़िया मुद्दा है। तो ये एक ऐसा कोड है जो अमेंड करता है और कंसोलिडेट करता है लॉज। ये आधा लाइन तो सेम है ना सारे कोड में, दैट इज रिलेटिंग टू सोशल सिक्योरिटी विद गोल टू एक्सटेंड सोशल सिक्योरिटी टू ऑल एम्प्लॉइज एंड वर्कर। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, हाउ आर यू सिक्योर, आर यू सिक्योर? हाँ, हमारे पेरेंट्स तो हमारे सिक्योरिटी है, हमें जो भी जरूरत होती है हम उनको बोल देते हैं यस आप तो सिक्योर हो। बट सिक्योरिटी आती है पैसे से, है ना, खाली बात करने से तो नहीं आती ना सिक्योरिटी। मैं आपको बोलूं आपको कोई भी जरूरत है तो मैं हूं, मैं कैसे हूं, मैं तो नहीं हूं, आपके पेरेंट्स है ना। सो योर पेरेंट्स हैव ऑलवेज स्टूड बाय यू इन केस ऑफ एनी इशू एंड दैट इज द सिक्योरिटी दैट यू हैव। सोशल सिक्योरिटी होता है सोसाइटी में एक सर्वाइव करने के लिए, राइट। और सिक्योरिटी आती है पैसे से। तो जब वर्कर के पास क्या सिक्योरिटी है, वर्कर है बेचारा काम कर रहा है, सपोज उसका एक्सीडेंट हो जाता है, सपोज उसको कोई बीमारी हो जाती है, डू दे हैव एनी सिक्योरिटी ऑफ मनी, आई मीन डू दे हैव एनी सोशल सिक्योरिटी? उनका जो पैसा है वो तो उनके परिवार में निकल जाता है, एंड उनके लिए क्या सोशल सिक्योरिटी है, क्या सोशल सिक्योरिटी है? तो उसके लिए काफी लेजिस्लेशन है हमारे देश में। हमारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, हमारा ग्रेच्युटी एक्ट, हमारा मेटर्निटी एक्ट, हमारे इंश्योरेंस से रिलेटेड एक्ट है हमारे देश में है जो सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, लेबर की। ठीक है, अभी जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो है 2020, इसमें वो सारे लॉज को इकट्ठा करके कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बनाया गया है, जो किसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्कर एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी के बारे में। अगेन सिक्योरिटी कैसे मिलती है, जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस हमें सिक्योरिटी देता है, पेंशन, ग्रेच्युटी, मेटर्निटी, ये सारी चीजें हमें सिक्योरिटी दे रही है कि चलो अगर हमारी नौकरी नहीं भी है तो हम अपना गुजारा कर पा रहे हैं। ग्रेच्युटी मिलती है जब तुम छोड़ देते हो ऑर्गेनाइजेशन, पेंशन तुम्हें रिटायरमेंट के बाद, सुपर एनुएशन के बाद मिलती है, इंश्योरेंस तुम्हारे किसी भी कंटिजेंसी को, कंटिजेंसी समझते हो ना, अचानक से कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसान का बीमारी हो गई, कोई भी जरूरत हो गई, तो उस कंटिजेंसीज को कवर करने के लिए इंश्योरेंस। पर क्या ये सारी चीजें, मेटर्निटी, when there is a maternity and this is applicable only for women, maternity benefit, so when एक सिक्योरिटी की बात आती है जो पैसे से होती है, क्या ये पूरे कर सकते हैं इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, मेटर्निटी? यस मैम, इनको लेके लॉ भी हमारे देश में आप पढ़ोगे भी अपने पूरे लेबर लॉ में।
लेकिन कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी ने ऐसे ही 9 एक्ट्स को इकट्ठा करके पूरा कोड बनाया जो सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करता है अबाउट वर्कर्स, राइट। इट सिक्योर्स द राइट्स ऑफ वर्कर्स। तो इनके कीवर्ड्स क्या है? ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ईएसआईसी, ईपीएफ, यूएएन, प्लांटेशन वर्कर, गिग वर्कर्स। ये कुछ कीवर्ड्स है जिनके बारे में बात करी गई है। ऐसा नहीं है कि ये जो कीवर्ड्स हैं सिर्फ यही याद रखने हैं। तुम्हारे पास इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कराए हैं, इसमें से आपको ये रीड करते ही वो सारे पिक्चर्स याद आ जाएगी जो हम आगे बात कर रहे हैं। पहली पिक्चर है ईपीएफओ। अच्छा एक बात बताओ, जब भी सोशल सिक्योरिटी की वैसे भी बात आए ना, कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। सोशल सिक्योरिटी, हमारी टीचर ने बताया कि सोशल सिक्योरिटी होता है कि सरवाइव करना एक सिचुएशन में, सिक्योर रहना। सिक्योर पैसे से होता है। तो एक वर्कर के पास जब जॉब नहीं है या कुछ नहीं है तो उसके लिए ग्रेचुटी का पैसा, पेंशन का पैसा, इंश्योरेंस, ये सब चीजें मदद करती हैं। तो इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, पेंशन, इन 3 शब्दों से ही ना तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक वैसे ही 3 याद आ जाएंगे, 3 4 5 याद आ जाएंगे। लेट्स स्टडी बेनिफिट टू ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो एक तो होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब वर्कर तो वर्कर ही है ना, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करे या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को तो फायदा मिलता था, ईएसआईसी कार्ड मिलता था, इंश्योरेंस कार्ड मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। वो वर्कर तो फिर भी मतलब बेनिफिट ले पा रहे हैं, इस देश के कानून का बेनिफिट ले पा रहे हैं। बट व्हाट अबाउट दोज हु आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर? वो बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो उनके बेनिफिट के लिए भी यहाँ पे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में बात करी गई है कि उनको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो हमारे देश में सारे वर्कर्स ले रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले भी ले, तो उनके लिए बात करी गई है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है बेनिफिट ऑफ ईएसआईसी। अगेन ईएसआईसी का बेनिफिट तो मैम ईएसआईसी एक्ट है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है हमारे देश में, ईएसआईसी कॉर्पोरेशन भी है हमारे देश में, बिल्कुल है। अगेन ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों पे काम करती है आफ्टर दिस कोड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस कोड का। उसके बाद ये कोड बात करता है ईएसआईसी हॉस्पिटल्स की एक्सपेंशन के लिए, एंड दैट्स अ वेरी वेरी आई वुड से वेरी ट्रेमेंडस स्टेप, वेरी thoughtful step for labor, that is ESIC hospital, very thoughtful। and हमारे देश में अगर आप ESIC हॉस्पिटल्स के बारे में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ पिछले सालों में इनके ESIC हॉस्पिटल्स के नंबर्स और डिस्पेंसरीज जो आते हैं ESIC के अंडर बहुत ज्यादा बढ़ गए। डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी बिग बेनिफिट फॉर लेबर? इट्स अ वेरी बिग इनिशिएटिव। वाई? बिकॉज सी वर्कर है। आप ऐसे भी सोचते होंगे कि बीमारी, कोई इलाज कराना, आजकल सब कुछ कितना महंगा है। अब वर्कर बेचारा अगर उसको खांसी जुकाम भी हो जाता है तो वो खांसी जुकाम तो चलो छोड़िए, हर कोई घरेलू इलाज कर लेता है, लेकिन कभी कोई बीमारी हो जाती है या कोई ऐसी चीज है जिसको अटेंशन की जरूरत है, मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, वहां पे कितना पैसा खर्च हो जाता है, राइट। लेकिन अगर आप एक वर्कर हो, रजिस्टर्ड वर्कर हो, आपको ईएसआईसी कार्ड मिला हुआ है अपने एम्प्लॉयर से, अपने एम्प्लॉयर से तो नहीं मिलता, एम्प्लॉयर खुद अप्लाई करता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से कार्ड आता है और वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने वर्कर्स को। तो वर्कर्स के पास ये जो ईएसआईसी कार्ड होता है ना, उसमें कवर होती है इनकी फैमिली मेंबर्स, डिपेंडेंट्स कवर होते हैं। आप ईएसआईसी एक्ट करोगे, वहां मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये सबको ना बेनिफिट मिलता है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, फ्री सर्जरी तक हो जाती है, फ्री मेडिकल अटेंशन। तो एटलीस्ट एक इंसान के सर्वाइविंग, समझ लो एक सर्वाइविंग जो यूटिलिटी है वो कितनी बढ़ गई है। तो ये कितना बड़ा इनिशिएटिव है। तो सोशल सिक्योरिटी, यही तो सिक्योरिटी है कि भैया इंसान का जो पैसा है वो ऐसी चीजों में ना खर्च करके लेबर को बेनिफिट दिया जा रहा है ईएसआईसी का। तो ईएसआईसी के 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखो। पहला तो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं ईएसआईसी के, इसके बारे में बात करेंगे। ईएसआईसी हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज को बढ़ाने के बारे में बात करी गई है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में। कंपल्सरी रजिस्टर कराना है ईएसआईसी में। अगर आपकी एस्टैब्लिशमेंट का हैजर्डस एरिया है, मतलब जैसे मेरी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो जो मैन्युफैक्चर करती है वो हैजर्डस प्रोसेस है या हैजर्डस रॉ मटेरियल यूज करते हैं। हैजर्डस का मतलब समझते हो ना, डेंजरस लिखा हुआ है, ठीक है, हैजर्डस है। तो मेरी एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर कराना ईएसआईसी के अंडर अनिवार्य है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज कंपल्सरी टू गेट माय ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर अंडर ईएसआईसी, राइट। फायदा क्या होगा? गवर्नमेंट कार्ड इशू करेगी एंड देन अगेन लेबर को बेनिफिट होगा ना ईएसआईसी का।
Maternity benefit, prohibition of work during certain periods for women during maternity, right? So maternity may, the women has to balance between the work and her maternity period, and even if there is an existing child, to balance all of that. So उन सब चीजों को balance out करने के लिए, and then she has डेफिनेटली हैज, शी विल फेस फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि आप एक मैटरनिटी पीरियड में हो, आप उसमें अपना पूरा एफर्ट नहीं दे पा रहे हो, शायद आपका जॉब का भी छूट सकती है। तो सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 दिया गया। तो मैटरनिटी के बारे में बात करी गई है, ग्रेचुटी के बारे में बात करी गई है, व्हाट इज द मिनिमम सर्विस जिसमें ग्रेचुटी दी जाएगी। ग्रेचुटी इज बेसिकली अ लंप सम अमाउंट, a lump sum amount that has been given to a employee who is leaving the organization, provided उसने इतने साल काम किया, ठीक है ना, तो ग्रेचुटी दी जाती है। तो ग्रेचुटी जो लंप सम अमाउंट मिलता है ना, ये भी बहुत फायदेमंद हो जाता है लेबर के लिए, अगर वो उसके पास काम नहीं रहता तो। देन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, कह रहे हैं ईएसआईसी का बेनिफिट देना है या पेंशन बेनिफिट देना है, उसके लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होना चाहिए, और यही नंबर दोनों जगह चलेगा, पेंशन के लिए भी और इंश्योरेंस बेनिफिट के लिए भी। गिग इकोनॉमी, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर स्टूडेंट्स कौन होते हैं? वो जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना, जो जब काम आया वहां काम करने चले गए, काम नहीं आया तो अकेले मतलब खाली बैठे हुए हैं, कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। तो ये गिग वर्कर्स, जो गिग इकोनॉमी है ना, मतलब गिग वर्कर से ही गिग इकोनॉमी, मतलब गिग इकोनॉमी एक नया एक कॉन्सेप्ट है जिसमें फ्रीलांसर वर्कर्स देखे जाते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स देखे जाते हैं, जिन जो तब काम करते हैं जब जरूरत होती है। तो इनके ये बहुत बार ईएसआईसी नहीं जा पाते, इनको ग्रेचुटी, ईपीएफ, इन सब चीजों में ना इनका ये, क्योंकि ये परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है कहीं के, तो इनको बेनिफिट नहीं मिलता। तो इनके बेनिफिट के बारे में बात करी गई है सोशल सिक्योरिटी कोड में। बैंक अकाउंट सोशल सिक्योरिटी कोड में बात करी गई है वर्कर के। प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में बात करी गई है। देखो ये फोटो से आपको, क्योंकि आपकी कैरेक्टरिस्टिक में लिखा हुआ है बुक में कि प्लांटेशन वर्कर्स के बारे में भी बात करी गई है सोशल सिक्योरिटी में, तो ये आपको ये फोटो देख के याद आ जाएगा। देन यू हैव सोशल सिक्योरिटी फंड। सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया गया हमारे देश में, जो किसके लिए काम करता है? वर्कर की सोशल सिक्योरिटी के लिए, उनको सोशल सिक्योरिटी की बेनिफिट देने के लिए। अभी देखो एक वर्कर है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो ईएसआईसी में इलाज करा रहा है। एक वर्कर है, उसको कभी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ी, तो अलग बात है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है सोशल सिक्योरिटी की किसी वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को, तो कहां से पैसा आ रहा है? फंड से। तो फंड के बारे में, फंड को बनाना, उसके बारे में कहां बात हुई है? सोशल सिक्योरिटी कोड में, ठीक है ना। तो कोड में, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी में सारी बातें करी गई हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने कोड ऑन वेजेस किया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी करा, फिर हमने आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बारे में बात करी। अब जो हमारा आखिरी कोड है, दैट इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। सो ये एक ऐसा कोड है जो कंसोलिडेट और अमेंड करता है लॉस रेगुलेटिंग द occupational health and safety working condition of the person employed in an establishment and also matters connected therewith or incidental thereto। ये पहली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो बिल्कुल सेम है ना, क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन लिखना है तो ये इंट्रो लिखना सबसे बेहतर रहेगा। सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एंगेज्ड इन फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, मोटर ट्रांसपोर्ट, बीड़ी सिगार वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट वर्कर्स, इनकी सिक्योर सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आपको क्या लगता है, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है वर्कर की? हेल्थ इंपॉर्टेंट है? वर्किंग कंडीशन इंपॉर्टेंट है? यस। अब एक एम्प्लॉयर है, उसने वर्कर्स को रखा बट बहुत ही खराब वर्किंग कंडीशन में, तो उनकी सेफ्टी और हेल्थ पे बात आ सकती है, बिल्कुल बात आ सकती है। अगर आप उनको एक हैजर्डस एरिया में काम करा रहे हो जहाँ पे वर्किंग कंडीशन बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो किसी की भी कभी भी डेथ, कभी भी किसी की लाइफ पे भी बात आ सकती है। इंजरी है, ग्रीवियस इंजरी है, एक होता है इंजरी, एक होता है ग्रीवियस इंजरी। ग्रीवियस इंजरी होता है जो आपकी मतलब किसी की डेथ तक बात आ सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग। एक होता है किसी की डेथ ही हो गई, मतलब आपके लैक ऑफ वर्किंग कंडीशन और सेफ्टी मेजर की वजह से किसी की डेथ हो गई, तो कितनी गलत बात है, राइट। तो ये कोड बात करता है, ये कोड जितने भी ऐसे लेजिस्लेशंस हैं जो वर्कर के सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के बारे में बात करता है, उसको इकट्ठा करता है। एंड देयर इज दिस OSHWC कोड 2020 दैट टॉक्स अबाउट वर्कर्स हेल्थ, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस, राइट। तो ये इसके कीवर्ड्स क्या हैं? इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, वुमेन सेफ्टी हेल्पलाइन, नाकोश सकोश। नाकोश सकोश भी नाकोश सकोश के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ कीवर्ड देखिए, जब भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी, वर्किंग कंडीशन के बारे में बात आए,
तो आपको ये ध्यान रखना है, सेफ्टी मेजर्स, वर्किंग कंडीशन, एंड देन नाकोस अकोश याद रखिए, सेफ्टी से रिलेटेड वुमेन सेफ्टी के बारे में बात याद रखिए। तो जब भी कोई आप कोड के बारे में सुने, कुछ कीवर्ड सीधा आपके माइंड में आ जाने चाहिए, अच्छा इसमें ये सारी बातें थी। अभी क्या होता है ना, एग्जाम में जब हम बैठते हैं, जब एग्जाम में एक बच्चा था, उसने मुझे अपनी आंसर शीट दिखाई थी कि मैम सी आई कुड नॉट क्लियर माय एग्जाम एंड दिस इज द आंसर शीट। उस बच्चे के आई थिंक 47 मार्क्स आए थे, वैसे पास था बट 50 चाहिए था एग्रीगेट के लिए, तो ये एग्रीगेट में रह गया था, उसके ज्यादा ना 45 47 ऐसे मार्क्स आए थे। तो एक पेपर था, एसबीआई का ही पेपर था, जिसमें ना उसने आंसर्स, एक मैंने बड़ा पहली बार ये चीज देखी थी, उसने आंसर लिखा, आंसर जो पूछा गया था वो नहीं लिखा, दूसरा लिख दिया, पर वो दूसरा बिल्कुल करेक्ट था, फिर उसने काटा, फिर सही आंसर लिखा। मतलब आप समझ रहे हो, जैसे आपसे पूछा जाए कोड ऑन वेजेस के बारे में बता दो, आपने लिख दिया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक लिखा, पर वो पूछा तो नहीं ना आंसर तुमसे, ठीक है, तो कोड ऑन वेजेस उसने काट के फिर कोड ऑन वेजेस ऐसा करके लिखा। अब बच्चे हो जाते हैं पैनिक, ये बिल्कुल ये नतीजा है पैनिक का, और उसके सारे पेपर में दिक्कत थी। उसने ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ डीप ब्रेथ, रीड अ क्वेश्चन प्रॉपर्ली, सोचो अपने दिमाग में, पहले आंसर को अपने दिमाग में लो, फिर किताब, फिर अपने आंसर शीट पे लो, सीधा अरे करके लिखने लग गए एंड देन बाद में रियलाइज करा ये तो गलत था, फिर काटा, फिर लिखा। दैट इज जस्ट अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। इससे बेटर 2 मिनट पहले खुद लगा लेते, 2 मिनट पहले सोच लेते कि क्या आंसर था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क इज अ प्रायोरिटी, तो पहला तो कैरेक्टरिस्टिक यही है कि हेल्थ सेफ्टी वर्किंग कंडीशन इज अ प्रायोरिटी ऑफ दिस कोड। वो तो हमें ही पता है भैया, जब इस कोड के बारे में बता रहे हैं तो इस कोड में यही प्रायोरिटाइज बात होगी कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर। देन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को नहीं दी जाती। ये सेफ्टी बेल्ट इतनी ही है, तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि वो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर है। ये वर्किंग कंडीशन, तुम यहाँ ये वाली फैसिलिटी यूज नहीं कर सकते, तुम वहां जाके बैठो, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। तो कुछ ऐसे वर्कर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता था, जिसकी वजह से उनको सेफ्टी मेजर, हेल्थ या वर्किंग कंडीशन नहीं प्रोवाइड करे जा रहे, तो उसके बारे में बात करे गए हैं इस कोड में। देन अपॉइंटमेंट लेटर फॉर्मेट, तो ये कह रहे हैं कि भैया इट्स वेरी कंपल्सरी फॉर वर्कर टू हैव दिस अपॉइंटमेंट लेटर। अभी तक तो हम बड़े बड़े एम्प्लॉयज या ऑपरेशनल लेवल, आपके एग्जीक्यूशन लेवल और मैनेजमेंट लेवल में ये सारी चीजें देखते थे कि अपॉइंटमेंट लेटर होगा, बट नाउ एट द ऑपरेशनल लेवल ऑल्सो यू नीड अ अपॉइंटमेंट लेटर इफ यू आर अ वर्कर वर्किंग इन अ एस्टैब्लिशमेंट। और एम्प्लॉयर्स को बोला गया कि गेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। मेडिकल चेकअप, फ्री मेडिकल चेकअप वैसे तो गवर्नमेंट भी कराती रहती है, बट एस्टैब्लिशमेंट्स में ये बोला गया है कि गवर्नमेंट जब ये मेडिकल चेकअप करवाएगी तो हर एस्टैब्लिशमेंट के वर्कर्स को मेक श्योर करना चाहिए कि वो इस फ्री हेल्थ चेकअप का फायदा उठाए। दिस विल ऑल्सो इंश्योर देयर हेल्थ मेजर्स। हेल्थ मेजर हो गया ना। वन नेशन वन राशन कार्ड, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए भी ये चीज लाई गई, जो बहुत अच्छी चीज है कि उनको वो सारे बेनिफिट नहीं मिल पाते थे जो क्योंकि वो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स थे, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट निकाला गया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड में कि आपके पास वन नेशन वन राशन कार्ड है। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली के हैं तो आपको नहीं मिलेगा, दिल्ली के ही राशन कार्ड को अप्लाई करिए, नो, वन नेशन वन राशन कार्ड, सो दैट इवन द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स कैन टेक द बेनिफिट। हेल्पलाइन नंबर्स बनाए गए सेफ्टी मेजर्स के तौर पे, हेल्पलाइन मेजर की अगर कुछ सेफ्टी के लिए कोई कॉल करना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपके लिए मैंडेटरी हेल्पलाइन नंबर बनाए गए गवर्नमेंट ने। राइट ऑफ वुमेन वर्कर्स बनाए गए व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, दैट वुमेन कैन नॉट वर्क लेट इन द लेट नाइट शिफ्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये वर्कर्स और फीमेल एम्प्लॉयज के लिए बनाया गया कि ये सब चीजों को एज अ सेफ्टी मेजर देखा जाए। दिल्ली में तो वैसे बड़ी जरूरत है भैया। इंडियन लॉज ऑन वुमेन सेफ्टी नाइट शिफ्ट, सेफ्टी एट नाइट बाय एम्प्लॉयर। वैसे तो बहुत जगह प्रोहिबिट करा जाता है कि नहीं, वुमेन आर नॉट गोइंग टू वर्क इन द नाइट शिफ्ट्स एंड स्पेशली द वुमेन वर्कर्स, कि उनको 8 बजे और 7 AM से पहले वर्क नहीं, 6 AM से पहले वर्क नहीं कराना। बट इवन इफ देयर आर नाइट शिफ्ट्स एंड देयर इज अ वर्क एंड यू नीड अ फीमेल वर्कर, देन देयर हैज टू बी द एश्योरेंस ऑफ करेक्ट सेफ्टी मेजर्स बाय एम्प्लॉयर, राइट। वन डे लीव एप्लीकेशन देना अनिवार्य है व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ मेजर। देयर इज अ नाकोश एंड सकोश। नाकोश सकोश क्या है? नेशनल
नाकोश का मैं पहले बता रही हूँ, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। बहुत खराब हैंड राइटिंग है, मुझे पता है मेरी, मैं तभी साथ साथ बोल रही हूँ। नेशनल कमेटी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, NA, नेशनल एडवाइजरी, C से कमिटी, ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये OSH क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो वो यहाँ पे क्या है, स्टेट एडवाइजरी कमिटी ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो नाकोश एंड साकोश एस्टैब्लिश करे गए हैं at national and state level to continues provide advice to the central and state government on occupational safety, health and working condition of workers, राइट। तो नाकोश और साकोश एस्टैब्लिश करे गए हैं। इनको दो अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हो एग्जाम में अगर नहीं याद रहे, नहीं तो अगर बहुत सारे पॉइंट याद हैं और मैम 3 नंबर ही का ही लिखना है हमें, तो इसको एक पॉइंट बना लो, नाकोश साकोश, ठीक है। तो आई होप ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में जो इतने सारे हमने पॉइंट्स करे आपको याद हो गए इन पिक्चर्स को देखकर। इन पिक्चर्स को बनाने का फायदा ही यही था, ये मेरी हैंड राइटिंग है, ठीक है। तो ये आई होप ये पिक्चर्स एंड दीज कीवर्ड्स विल हेल्प यू टू लर्न योर पॉइंट्स। देखो वैसे भी क्या है ना, पहले मैंने जब कोड के फीचर्स बनाए तो मैंने सारे कोड्स के फीचर्स लिख के मैंने सोचा बोल्ड कर देती हूँ एंड बच्चों को वो कीवर्ड्स याद रहेंगे। फिर मैंने सोचा ये एक्सपेंडेड फॉर्म तो ये वैसे ही रीड कर लेंगे, मैं तो वैसे भी इनको एक कीवर्ड और पॉइंट समझाती हूँ, तो व्हाई नॉट टू एक्सप्लेन विद द पिक्चर एंड द वर्ड्स, दिस विल हेल्प you to even remember in a more better way, right? So please remember these points. We have done the codes, we have done the characteristics of all the codes. Code on wages, अच्छा कोड ऑन वेजेस याद जब करोगे तो क्या याद आना चाहिए वेजेस के बारे में? इंडस्ट्रियलाइजेशन कोड याद करोगे तो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, ट्रेड यूनियन। आप जब सोशल सिक्योरिटी सुनोगे तो आपको ESIC, PF, ग्रेचुइटी, पेंशन, मेटर्निटी, ये सब याद आना चाहिए। जब आप ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन करोगे तो सकोश, नकोश, अपॉइंटमेंट लेटर, मेडिकल चेकअप। चलो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं याद आया मैम, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं याद रह रहा, तो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर को याद रखो, इससे आपको 2 पॉइंट्स याद हो जाएंगे। हेल्थ चेकअप से आपको हेल्थ वाला इशू याद रहेगा ना, सेफ्टी वाले में विमेन वाले 2 पॉइंट्स बन गए, नाको सकोश बन गए, तो 6 या 8 पॉइंट्स तो वैसे ही बन गए ना आपके, ठीक है। स्मार्टली मैंने स्मार्टली का मतलब ये नहीं होता कि गलत आंसर लिखा हो एग्जाम में। स्मार्टली, स्मार्ट लर्निंग का मतलब होता है कि ऐसे लर्न करो कि आपको याद रहे, ठीक है ना। उस टाइम ना जब एग्जाम दे रहे होते तो हमें खुद कंप्यूटर बनना पड़ता है, क्योंकि रिट्रीव करना है ना मेमोरी। अभी तुम्हारे दिमाग में तो चली गई ये सारी बातें, लेकिन ये याद आएंगी नहीं याद आएंगी, वही तो खेल है। अभी समझ लिया, सुन लिया, मैम लर्न भी हो गया। अभी आप हमें स्लाइड बंद कर दो, हम आपको बताते हैं कितने सारे पॉइंट्स थे OSHWC कोड के, ठीक है, याद आ गए। लेकिन उस समय याद आ जाए जब एग्जाम में लिख रहे हो, तब तो बेटर है ना हमारे लिए, सो याद रहेंगे, राइट। सो ये वीडियोस आपके पास हैं, आप इसको बार बार सुन सकते हो, देख सकते हो, ये PDFs आपके पास है। आई एम श्योर मेरे को सुनने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप ये PDF ऐसे गो थ्रू कर लोगे तो आपको सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर लेबर कोड, evaluation of labor legislation and need of labor code. This is a unit in labor law in SBIL part B, and with this we have completed, right? बड़ी जल्दी कंप्लीट हो गया मैम। देखो अच्छा क्या है ना, अभी क्या है, सपोजिंगली देयर इज अ पर्सन A, वो आपको पढ़ा रहे हैं लेबर कोड, या पढ़ा रहे हैं जो भी है। आई वुड से एवरी टीचर हैज अ डिफरेंट मेथड। एवरी टीचर आराम से बोलते हैं, बहुत जल्दी भी बोलते हैं, बहुत टाइम भी लगाते हैं, बहुत कम टाइम भी लगाते हैं, हर किसी का अपना तरीका है। लेकिन आई वुड फील दैट जितना ज़रूरत है एक कंटेंट को समझने और पढ़ने की, उतना मैं आपको बता देती हूँ। अगर किसी को नहीं समझ में आता या मुझे नहीं पता चला मैम, मुझे अभी तक मतलब ही नहीं समझ में आया कि कोड बनाए क्यों है, प्लीज आस्क मी। I am not restricting you to put up your doubt. You are always free to let me know what doubts you have. I'll be glad if you share your doubts with me. So you have these comment section to put your doubt. You have my number. You have my Instagram link. You have your Facebook thing. You have WhatsApp community link.
तो यू हैव टेलीग्राम लिंक, और क्या चाहिए, अब तुम्हें घर का एड्रेस चाहिए डाउट पूछने के लिए, तो प्लीज यू हैव एक्सेस ऑफ सो मेनी थिंग्स। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि डाउट को मन में रख के एग्जामिनेशन हॉल में जाना है या डाउट को स्पीक आउट करके उसका सॉल्यूशन देख लेना है, ठीक है। सो प्लीज ब्रिंग अप योर डाउट इफ यू हैव एनी। चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर ऑफ SPIL। थैंक यू सो मच।